हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किया था। वी आर डूइंग वर्क एनर्जी चैप्टर ऑफ एससी वर्मा वॉल्यूम 1। आज हम लोग क्वेश्चन 11 to 20 करेंगे। पिछले क्लास में 1 to 10 कर लिया था, अभी 11 to 20 क्वेश्चन नंबर करेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन हम लोग। इसी 11th क्वेश्चन ऑफ एससी वर्मा बुक चैप्टर वर्क एनर्जी चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, एससी वर्मा वॉल्यूम 1। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन, मतलब 200 केजी हो गया ना, 2000 न्यूटन मतलब 200 केजी, इज टू बी स्लोली स्लिड थ्रू 20 मीटर ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। उसको स्ट्रेट ट्रैक पे स्लाइड करवाना है हम लोग को। हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 विद द बॉक्स, जो ट्रैक है उसका बॉक्स के साथ जो फ्रिक्शन है दैट इज 0.2। ठीक है, एक बॉक्स से देखो यहाँ ड्रा कर देते हैं हम, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे हम लोग को बॉक्स को स्लाइड करना है। 200 केजी का बॉक्स है, 200 केजी, इसको स्लाइड करना है इस डायरेक्शन में हम लोग को। ठीक, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टली इस ट्रैक के अलग स्लाइड करवाना है। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, म्यू इज 0.2, म्यू इज 0.2। आज जो आदमी यहाँ पे है खड़ा और जो इसको खींच रहा है वो इसको एक चेन से खींच रहा है, और वो चेन जो है एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विथ ए चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो चेन के थ्रू आदमी जो है फोर्स लगा रहा है उस पर, चेन के थ्रू आदमी जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक। स्लोली स्लिड, स्लोली स्लाइड करना है। स्लोली स्लाइड करने का मतलब हो गया कि एक्सेलरेट नहीं करना है। वी हैव टू जस्ट ओवरकम द फ्रिक्शन एंड स्लाइड स्लोली। ठीक है, कोई एक्सेलरेशन काउज नहीं करना है, मतलब आदमी जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के इसको स्लाइड कर रहा है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मिनिमम अमाउंट, जब ऐसा अगर हम लोग बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम लोग, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स इज मास इज 200 kg, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ। एक तो फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन है, आइए हो जाएगा 200 G। अब चूंकि इधर की तरफ स्लाइड करोगे, वेलोसिटी इधर तुमको देना है, तो इधर एक फ्रिक्शन लग जाएगा, एंड दैट फ्रिक्शन विल बी व्हाट, डायनामिक फ्रिक्शन व्हिच इज म्यू एन। और एक फोर्स जो है हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। If F is the force applied by the person, that will become the tension in the string. Tension in the string will become F. Suppose F is the tension in the string. F जितना फोर्स आदमी स्ट्रिंग पे लगाएगा, रोप चेन पे लगाएगा, वही चेन का टेंशन हो जाएगा, और वही टेंशन जो है बॉक्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखा है कि बॉक्स को स्लोली स्लाइड करना है। स्लोली स्लाइड करने का मतलब है कि बॉक्स का कोई एक्सेलरेशन नहीं है इधर। एक्सेलरेशन होने के लिए फिर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके साथ वेलोसिटी डेवलप होगा और वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा। हम लोग को जस्ट स्लोली स्लाइड, जस्ट स्लाइड करना है। वी हैव टू जस्ट ओवरकम दिस डायनेमिक फ्रिक्शन जस्ट इन ऑर्डर टू मेक दिस बॉक्स मूव। ठीक है, बॉक्स को स्लोली मूव करना है। मतलब हमारा जो, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना ले हम लोग यहाँ पे एक, ठीक है, इफ आई ड्रॉ दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम x and y, the net force in x direction will be 0, that is this is theta, so F cos theta will be just equal to mu n। F cos theta, F will be such that पर्सन जो फोर्स लगा रहा है वो बस इतना होगा कि उसका जो कॉस कंपोनेंट है वो म्यू एन को ओवरकम कर जाए, और ओवरकम करना इसलिए जरूरी है कि मूव करना है, नहीं तो मूव ही नहीं करेगा तुम्हारा। तो F cos theta जस्ट हैव टू ओवरकम दिस म्यू एन वैल्यू, राइट। ठीक है, n का वैल्यू क्या है, y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, so net force in y direction will be 0। so what is net force in y direction, n plus f sin theta minus 200 g is going to be 0। so n is what, n is f sin theta, sorry, $200 G
2000 न्यूटन माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, क्या बोला भाई? अच्छा, फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम लोग को जो फोर्स लगाना है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हैज टू बी जस्ट इक्वल टू म्यू एन, राइट। तो यहां से इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सॉल्व करें, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन, म्यू इज सॉरी एन इज 200 जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी यहां से हमारा एफ आ रहा है ना, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है नहीं, कोई बात नहीं, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू 200 म्यू जी, sorry. So F is going to be simply 200 म्यू जी अपॉन, मतलब 2000 न्यूटन, एन को हम लोग जी को 10 ले लिए हैं, तो अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, जी को 10 ले लो, क्योंकि जी को 10 मान के ही हम 2000 न्यूटन को 200 किलो बोले थे। 2000 गुने 0.2 मतलब 4000 में एक शून्य कम, यानी 400 है ना, 400 बटा कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ठीक है, सो योर वर्क डन is F dot D, F dot displacement, and this is कितना मीटर, 20 मीटर ट्रेवल करवाना है ना, F D cos theta. So this is going to be simply F D cos theta, तो F हमारा कितना आ रहा है 400 अपॉन cos थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करवाना है हम लोग को, डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है हम लोग को 20 मीटर, 20 मीटर, एक लाइन लास्ट कहाँ, into cos theta. So work done is simply 4 दूनी 8000 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क व्हेन पर्सन हैज चोजन द वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। Find the value of theta, find the work done when person has chosen the value of theta which ensures him the minimum magnitude of force. फोर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमाइज करना है, वो थीटा का वैल्यू होना चाहिए जिससे फोर्स का वैल्यू जो है मिनिमाइज हो जाए। अब यहां देखिए फोर्स का वैल्यू क्या है तुम्हारा, फोर्स का वैल्यू ये है, ये मिनिमाइज करने का मतलब है कि ये वाला जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ये वाला वैल्यू मैक्सिमाइज करना है हम लोग को। ये मिनिमाइज करने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको मैक्सिमाइज करना है। cos थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा मैक्सिमाइज कब होगा भाई, सॉरी ये फंक्शन ऑफ थीटा है, ये मैक्सिमाइज कब होगा, उसके लिए हम लोग को टेक डेरिवेटिव, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 cos थीटा इक्वल टू 0। यही तरीका है ना, मैक्सिमा मिनिमा का पहला डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं और फिर हम लोग को पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा आ जाएगा जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो यहां से आ रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 0.2, ये पॉसिबल वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब 0.2 कहने का मतलब हो गया कि 2/10 यानी 1/5 ना,
tan थीटा का वैल्यू 1/5 हो गया। ठीक, ठीक है। अब बहुत इच्छा है तो एक बार सेकंड डेरिवेटिव भी लेके देख सकते हो। ये आ जाएगा, अब थीटा का इस वैल्यू पर नेगेटिव ही आएगा, जो वैल्यू थीटा यहाँ से आ रहा है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/5 है ना, तो 1/25 एक 26 √26। अब cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/√26, है ना। तो इस वैल्यू पे तो ये नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि थीटा के इस वैल्यू पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है। मैक्सिमा मिनिमा का यही तरीका होता है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हमें निकालना है कि थीटा के कौन से वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो पहला स्टेप है उसका डेरिवेटिव ले। ठीक है, डेरिवेटिव लेके उसका डेरिवेटिव को 0 करें, उससे आपको थीटा का वो वैल्यू मिल जाएगा जहां पे फंक्शन अपना एक्सट्रीमम वैल्यू पोजेस करेगा। एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो चेक करने के लिए हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू इस थीटा के वैल्यू पे लेस देन 0 है, नेगेटिव है, इसका मतलब है कि थीटा के इस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है। फंक्शन जो है मैक्सिमा अपना रीच कर रहा है। ठीक है, इट इज रीचिंग इट्स मैक्सिमा। ओके, अब हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल गया जहां पे फोर्स जो है मिनिमाइज हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमाइज होगा, मतलब फोर्स मिनिमाइज हो गया एक तरह से। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। एक काम कर लो ना, कॉस थीटा को डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8000 1 प्लस 0.2 tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू निकाल लो। 8000 और 1 प्लस 0.2 tan थीटा का वैल्यू कितना आया था, 0.2 ही तो आया था। हाँ, सही लिख रहा है यार, हाँ सही लिख रहा है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज 8000 अपॉन 1.04 8000 अपॉन 1.04 जूल। तो बहुत आगे खोल दिया है लोग। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। पहला 2 क्वेश्चन था ना इसमें। एक तो क्वेश्चन ये आ रहा है ना, आठ हजार अपॉन, अच्छा ठीक है, ये 0.2 हटा देंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर ये दिया हुआ है, तो एक ही बात है, मतलब आंसर में ये दिया हुआ 40,000 5 प्लस tan थीटा, तो ये सेम ही है। इसको 0.2 बटा तो 2/10 हो जाएगा, 2/5 1/5 हो गया, और ऊपर ले जाओगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आंसर है 7690, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 7690 आ जाएगा। नहीं आएगा क्या, पर चेक करें क्या, कैलकुलेटर इधर फेंका हुआ है, जो इसको चेक करो वैल्यू। 8000 बटा 8000 बटा 1.04, हाँ 7692, ठीक है, आंसर ठीक है। ठीक है, आंसर ठीक है, 7690 है, अप्रोक्सीमेटली वही है। ठीक है, सही है मतलब। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आप देखो क्वेश्चन ठीक आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो क्या लिखा है, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लिड up on the smooth incline of inclination theta by a person
Calculate the work done by person in moving the block through a distance of 2 meter if driving force is parallel to the incline in the horizontal direction. अब यहाँ भी देखो जस्ट स्लिपिंग वाला केस है, मतलब फोर्स एनफ जस्ट एनफ होगा कि उसको बस जीरो एक्सेलरेशन से स्लाइड कर पाए। जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हो गया, और इसको हम लोग जो है स्लाइड कर रहे हैं, वी आर स्लाइडिंग इट। ये बॉडी ऑफ से मास 100 न्यूटन मतलब 10 जी एक तरह से, ठीक है, मास है 10 के जी मास है, तो एम जी इज 100 न्यूटन, ठीक है। ओके, सो फाइन। तो अब क्या करना हम लोग को इसको स्लाइड करना, 37 डिग्री है, ठीक है। तो पहला केस में जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है आपका, वो बिल्कुल अप द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और क्या क्या फोर्स लग रहा है देखो जरा, ये बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। अच्छा, इसमें स्मूथ इंक्लाइन दे रखा है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी फ्रिक्शन ओवर हियर, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, स्मूथ इंक्लाइन है, ठीक है। तो द ओनली फोर्स इज ग्रेविटी, normal reaction of course, and the force, driving force, ठीक है। So if I draw the coordinate system over here like this, we have equilibrium in y direction, so net force in y direction is 0, this is 37 degree, so n minus mg cos 37 is 0, इसका जरूरत भी नहीं है, and f is just, मतलब इसको स्लोली हम लोग को स्लाइड करना है, तो F जो ड्राइविंग फोर्स F है वो बस इतना है कि बस वो mg sin 37 को ओवरकम कर लेता है, ठीक है। स्लोली ड्राइविंग का यही सेंस बनता है ना, स्लोली ड्राइविंग का यही सेंस बनता है। सो द फोर्स यू आर एक्सर्टिंग इज mg इज 100 न्यूटन एंड sin 37 इज 3/5, याद रखिए वैल्यू इसका, b25 100, 20 ये 60 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, 60 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हो, along the same you are covering a distance of how much, 2 meter, so the work done is 60 into 2, 120 joule, 120 joule। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, द फोर्स यू आर एक्सर्टिंग इज हॉरिजॉन्टल, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो अब इसका बदल जाएगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो इधर लगा रहे हैं, और स्लाइड किधर करना है, इधर करना है, ठीक, स्लाइड इधर करना है। तो ये 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल है, 37, 91, 37, ये 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ठीक है। So in x direction now the equation is going to change, your f is just enough such that your f cos 37 is the component of force along displacement is to just overcome mg sin 37, ठीक है। So your force which you are exerting is now mg tan 37, समझ में आ रहा है जी। अब f का जो कंपोनेंट है कॉस कंपोनेंट, वो mg sin 37 को ओवरकम कर रहा है, ठीक है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी दिस नाउ, ठीक है, एंड दैट हैज टू बी 0। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कोर्स चेंज कर जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन भी चेंज करेगा, बट इसका हम लोग को जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं। सो mg tan 37 इज व्हाट, दिस इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक है। और f तो निकालना नहीं है, चलो हम लोग वर्क डन निकालना सीधे। वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन विल बी f dot d, now there is an angle between force and displacement, so it will be f into d into cos 37, and f is what, f is mg tan 37, इसको भी निकाल ही लो ना, tan 37 कितना होता है, sin 37 is 3/5, cos 37 is 4/5, so tan 37 will be
this sin 37 by cos 37. So this is going to be simply 75 न्यूटन, 75 न्यूटन, और उसको स्लाइड कितना करवाना है, 2 मीटर तक। एंड cos 37 इज 4/5, 15 75 15 30 चौका 20 से 120 जूल लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अब एक कंपोनेंट ही लग रहा है तो ज़्यादा तुमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ही है, हाँ। एक ही बात है, मतलब फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वर्क डन तो सेम ही होगा ऑफ कोर्स। अब जैसे एक्चुअली पहले क्या था कि ये जो 75 न्यूटन जो था तुम्हारा, मतलब 75 न्यूटन बोल रहा है, मतलब अल्टीमेटली जो फोर्स लगा रहे हो आप, जो इसका कॉम्पोनेंट बनेगा वो mg sin 37 के बराबर ही तो बनेगा, ठीक है। इतना करने का जरूरत नहीं था इनफैक्ट, ठीक है। f cos 37 तो यहाँ से निकाल ही लिए थे हम लोग, ठीक है। तो f cos 37 का ही जरूरत था हम लोग को, ओके, ठीक है। समझ रहे हो बात, तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिए हैं। f cos 37 का ही नीड था ना, तो f cos 37 तो यहीं से निकल रहा था, यहीं से पुट कर देना था, ठीक है। इतना हम फोर्स निकाल रहे हैं, इसका कोई नीड नहीं था, ठीक है। वर्क डन वही रहेगा, इसका कोई नीड, समझ ना, एफ निकालना है कोई नीड नहीं था, एफ cos 37 मिल ही गया है ना। और वैसे भी पता है कि मतलब जो फोर्स लगना है वो तो mg sin 37 ही लगना है ना, जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग जो है वही वर्क में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। वर्क में वही कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कंपोनेंट है वही कंट्रीब्यूट करेगा। डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कंपोनेंट तो mg sin 37 ही रहेगा, चाहे फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाओ या तुम अलॉन्ग द इंक्लाइन लगाओ, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। और बढ़िया से किया था इसको, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार वेइंग 500 kg इन अ डिस्टेंस 25 मीटर इफ इनिशियल स्पीड इज 72 km/h, ठीक है। के निकाल लो, के जितना होगा के को ही मतलब जीरो करना है ना मैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स डी एक्सेलरेशन कितना कॉज करना है वो हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए कितना है ये, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 72 km/h, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, बच्चा होगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी है। अब 25 मीटर में हम लोग को इसको जीरो कर देना है, तो डी एक्सेलरेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड इज हाउ मच, व्हाट इज डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s, फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी जीरो, यहाँ से आ जाएगा ना। सो दिस इज 20 into 20 into 2 into s is 25, 5 दूनी 10, 25, 5 चौका 20, इतना डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, इतना डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। सो फॉर दिस द फ्रिक्शन फोर्स which will be acting will be equal to this, है ना, mass is 500 into 8, मतलब इतना फ्रिक्शन फोर्स एवरेज लगेगा 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। डी एक्सेलरेशन विच रिक्वायर्ड इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4000 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होगा भाई, एवरेज 4000। सिंपल है, वेलोसिटी दिया हुआ है, जीरो करना है 25 मीटर के अंदर, डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इज दिस, and this deacceleration has to come from friction, right? So friction force which is required is equal to mass into acceleration. The body जो है इधर velocity है, but acceleration हम लोग को इधर करवाना है ना, इधर friction force लगेगा, जो acceleration required है
वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लगेगा, F इक्वल टू m है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट ए कार weighing 500 kg from rest to 72 km per hour in 25 मीटर। सेम ही होगा ना यार। एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड विल बी अगेन 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड विल बी, इसको 72 किलोमीटर पर आवर को तुम 5/18, एक ही कैलकुलेशन है, 72 20 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगा वो यही होगा, है ना। इतना एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 500 गुना 4000, सेम न्यूटन। समझ लो, मतलब सेम ही है, एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, समझे। 4000 ही होगा। और 11वां क्वेश्चन देख के लगा कि बढ़िया क्वेश्चन का शुरुआत हो गया है, ये तो ठीक नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहा है, the particle of mass moves on a straight line with a velocity varying with distance traveled according to the equation v equal to a root x. A is constant. Find the total work done by all the forces during displacement 0 to d. Okay, okay. Velocity हम लोगों को दे रखा है a root x। अच्छा, फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। Find the total work done by all the forces during the displacement 0 to t. See, if we do work, if I do 10 joule of work on the body, where it goes? It goes into, देखो कोई यहाँ पे फील्ड तो है नहीं, कोई यहाँ पे हाइट वगैरह रेज नहीं कर रहा, कोई फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में ही जा रहा होगा। वो सारा का सारा जो है काइनेटिक एनर्जी में ही जा रहा होगा। एक तो तरीका है कि v से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से फोर्स निकालो और फिर इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालो। और दूसरा थोड़ा दिमाग लगाया जाए, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, कोई भी वर्क का कोई भी हिस्सा जो है पोटेंशियल एनर्जी में मूव नहीं कर रहा, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। सो वर्क डन विल बी सिंपली KEF minus KEI, which is 1/2 mvf square minus vi square. And what is vf? Vf is when your final velocity, when you reach final velocity, x is d, and your initial velocity is 0. Why? Because x is 0. X is 0 initially, so v is 0. X is d finally, so v is a root d. So it's going to be a square d, that is minus 0, right? So this is 1/2 m a square d. नहीं, simply यही आ जाएगा ना। Yes, your work, whatever work you're doing, it will be appearing as kinetic energy. So just find out how much kinetic energy has gone up. That will give you the work done. That will simply give you the work done, right? There are other ways of doing it also, but that will be lengthy. वो lengthy होगा, दूसरे तरीके भी हैं निकालने के, but वो lengthy होगा। ये देखो question. A block of mass 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degrees pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second so that the work done by applied force does not exceed 40 joule. Does not exceed 40 joule. Okay, okay. See, your work done is maximum when the distance traveled is maximum, and distance traveled is maximum when there is no friction. If there is friction, the acceleration will be less and distance traveled will be less. Your work done is what? Force into displacement. Parallel to the incline ही लगा रहे हो तो उसी के along मूव करेगा। ये फोर्स तो तुम्हारा फिक्स है 20 न्यूटन। ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा?
जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन यार फ्रिक्शन इज, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। आप यहां देखो, this is 37 degree. You have a block kept over here, 2 kg, right? So if I draw the free body diagram of this block, you have the force 2G acting, N is acting, and this is a F force acting. अब ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो तभी होगा ना भाई जब कोई इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा हो, है ना? A is the acceleration. This A will be maximum when there is no friction force acting. This is 37 degree. So N minus 2G cos 37 is 0. And net force in next direction is going to be F minus 2G sin 37. So this A will be maximum only when there is nothing more other than 2G sin 37. 2G sin 37 के अलावा और कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो उस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज हो जाए तो डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा, डिस्टेंस टेबल मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस टेबल विल मैक्सिमाइज इन दैट केस, राइट? ओके, सो फाइन। सो फोर्स अप्लाइड इज हाउ मच? 20 न्यूटन। 20, ये मैक्सिमा केस लेना, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, देन इन दैट केस दैट विल बी फ्रिक्शन को जीरो मान के जो वर्क डन निकलेगा वो मैक्सिमम वर्क डन निकलेगा, ठीक है? वो मैक्सिमम वर्क डन निकलेगा। तो 40 जूल इज द मैक्सिमम वर्क डन व्हिच वी हैव टू प्रूव, राइट? सो F इज हाउ मच? F इज 20 न्यूटन। G को भी 10 लेने बोल रहा है तो ये भी 20 हो जाएगा। और साइन 37 कितना हो गया? 3/5। मास इज 2A. So this is 20 into 5 का 20, 4 3 12. So A is tick, okay, and fine. So it acts for 1 second. 1 second. So distance traveled in that case is going to be half AT square. Half AT square is 2 meter. So 40 joule. So work done in 40 joule. Work done in 40 joule, right? When there is no friction. Now, if there is friction, acceleration will be less than 4. Distance traveled will be less than 4. And in that case, work done by applied force will be less than 40 joule. In that case, work done by applied force will be less than 40 joule. समझ में आ रहा है? तो ये मैक्सिमम वर्क डन है, W max है, ठीक है? This is a case when D is maximum. D is maximum only when there is no friction, ठीक है? Okay, find the work done by force of gravity in that 1 second. If work done by applied force is 40 joule. See, work done by gravity is, see, work done by gravity is going to be how much? Work done by gravity, G stands for gravity, is what? mg dot displacement, F dot D. तो G का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर है. What's the angle? This is the angle. And how much this is angle? ये 90 degree, ये 37. 90 plus 37. 90 plus 37. mg आपका कितना हो गया? 2 into 10. Displacement is 2 meter. And cos 90 plus 37. So that is sin 37. Cos 90 plus 37 minus sin 37. ये हो गया 20 गुने 2 गुने माइनस साइन 37 मीन्स 5 5 का 20 4 बादुनी 24. या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, mg sin 37 इंटू 2, एक ही बात है.
ठीक है, -24 जूल. दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, work done by gravity, right? Find the kinetic energy of the block at the instant when force ceases to act. Huh? Initially there was no. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. तो 40 जूल तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और उसमें 24 जूल ग्रेविटी में चला गया, है ना. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पी इज इंक्रीजिंग, ग्रेविटेशनल पी इज इंक्रीजिंग. तो 40 जूल जो है टोटल वर्क डन हुआ, उसमें 24 जूल ग्रेविटेशनल पी में कन्वर्ट कर गया, बचा कितना, 16 जूल. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 16 जूल. है ना. बाकी हाफ mv स्क्वायर से भी कर सकते हो. 1 सेकंड के लिए ये इतना हमारा कितना 4 निकला था ना जी, तो 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी. 4 मीटर पर सेकंड हाफ mv स्क्वायर कर दो, हाफ इंटू मास इज 2 और v स्क्वायर 16, एक ही बात है. हाफ mv स्क्वायर निकालो, या फिर वर्क डन से हम लोग निकाल लिए कि भाई वर्क डन 40 जूल हुआ, उसमें 24 जूल ग्रेविटेशनल पी में कन्वर्ट कर गया, और जो बचेगा वो के में चला जाएगा. ठीक है, बढ़िया है, आंसर तो मैच कर रहा है तुम्हारा. ठीक है, समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव बिकॉज द एंगल इज ऑब्ट्यूज. The angle is obtuse. अच्छा, ये भी क्वेश्चन करो. A block of mass 2 kg is pushed down an incline of incline 37 degree with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. अभी डाउन पुश कर रहे हैं हम लोग, ऐसे है, और ब्लॉक दे दिया है ये 2 kg, और इसको पुश कर रहे हैं 20 न्यूटन से. ठीक. इट इज फाउंड दैट ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइन विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. इफ द ब्लॉक इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट सेकंड इज हाउ मच. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा बताओ. फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है. फोर्स तुम लगा रहे हो 20, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ a d square. So you are applying force for 1 second, right? So a is 10, so displacement is 5 meter. So that means work done by applied force is 100 joule. Work done by applied force is 100 joule. Okay. What do you work done by the weight of the block? Weight is acting in this direction. Displacement is in this direction, right? So work done by gravity. Weight of the block is gravity. W dot d. W is the weight. W is the weight. So that is mg into displacement, and cos एंगल बिटवीन वेट एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, वेट इस डायरेक्शन में है. ये आपका 37 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 - 37 हो जाएगा, है कि नहीं. तो cos 90 - 37 एंगल यही हो जाएगा ना जी, 90 - 37. ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेट है. सो दिस इज गोइंग टू बी mg कितना हो जाएगा, 2 into 10 into displacement is 5, and cos 90 - 37 is sin 37, which is 3/5. So 5 will cancel out. 10 × 30 दूनी 60 जूल. 60 joule. Work done by gravity is 60 joule. When work done by gravity is positive, whatever work is being done by the gravity, that amount of potential energy got decreased. उतना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. फ्रिक्शन भी दे रखा है क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स भी दे रखा है. ओके ठीक है, बट ठीक है, अभी तक का तो सही है हम लोग, अभी तक का हिसाब किताब सही है. ओके फाइन. अब तो क्या बोला,
work done by friction force acting on the block in first second. Fine. Work done by applied force plus work done by gravity plus work done by friction force added together will be equal to the increase in kinetic energy. Will be work done by gravity plus work done by applied force plus work done by friction will add up, and that will be equal to the increase in kinetic energy. So if initially your body was at rest, then your increasing kinetic energy, the final K, initial K is 0. So this is going to be, what is velocity? Velocity is 80. So 10 गुने 1, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी. तो ये हो गया 10 स्क्वायर. ठीक, अब यहां निकाल लो तुम. तुम्हारा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 100 है, वर्क डन बाय ग्रेविटी 60 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आई डोंट नो, and that should be equal to 100. That means work done by friction force is going to be simply minus 60 joule. समझ में आ रहा है जी? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, तो भाई कॉन्सेप्ट तो सीखिए. नेट वर्क डन, सारा आंसर सही है भाई, कोई गलती हो ही नहीं सकता. कॉन्सेप्चुअली भी आर साउंड, सो नो मिस्टेक. ठीक है, work done by applied force plus work done by gravity plus work done by friction force, all the work added together give you the net kinetic energy increase. समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम रिप्लाई करेंगे उसका. ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. A 250 ग्राम ब्लॉक स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है. फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट. इफ इट इज इनिशियली मूविंग एट 40 centimeter per second, if the coefficient friction coefficient between block and table is 0.1, how far does block move before coming to rest? How far the block move before coming to rest? देखो, whatever work is being done by the friction, that will lead to the loss of kinetic energy. So the loss of kinetic energy, work done by friction will be simply equal to what? It will be equal to, work done by friction will be equal to the loss of kinetic energy, magnitude wise, that will be equal to minus of your initial kinetic energy. अभी हम लोग देखे ना, हम लोग देखे work done by friction is equal to changing kinetic energy. The only work is being done by friction force. Only work is being done by the friction force. So your final K is 0, your initial K is half into mass is 0.25 into velocity square, 0.4 का square ना. Right. So this will be minus of 1 by 2, 0.5 is 1 by 4, 0.4 मतलब क्या 0.16. So that will be 0.04, 0.02, minus 0.02 joule. That will be work done by friction. Work done by friction is minus 0.02. जितना वर्क डन फ्रिक्शन होगा उतना के ही लॉस कर जाएगा, 0.02 ही काइनेटिक एनर्जी पूरा लूज कर जाएगा. ठीक है, फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, सॉरी फ्रिक्शन दे रखा है, हाउ फार द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट. So friction coefficient is 0.1, that means deceleration which is caused is mu g, right? So mu g मतलब 0.1 गुने 10. ठीक है, so before coming to rest your distance traveled will be this 0.4 का square 0.16 2 into 1, 0.08 meter. 0.08 meter. ठीक है,
सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। 8.2 क्यों दे रखा है यार? 9.8 ले लिया होगा इसको, नहीं 9.8 ले लोगे तो आ जाएगा 98, है ना? हाँ ठीक, 0.98 ले लोगे तो शायद 8.2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 8.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9.8 ले लिया होगा जी का वैल्यू, तो इसलिए आ रहा 8.2, इसलिए 8.2 आ रहा। बाकी आंसर तो ठीक ही होगा। बोर्डर फ्रिक्शन इज दिस। ठीक, ये भी ठीक है। हमने जी का वैल्यू 10 ले लिया था, इसलिए 8 आ गया था, मैं 8 सेंटीमीटर आ गया था। 0.9 लगे तो 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, water falling from 50-meter high fall is to be used for generating electrical energy if 1.8 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electrical energy. How many 100 watt lamp can be lit? अच्छा, पावर जनरेशन कितना हो रहा है निकालिए। पावर जनरेशन कितना हो रहा है पर सेकेंड, मतलब पावर जनरेशन पर सेकेंड निकालिए। हाँ, जितना ग्रेविटेशनल पी है उसका आधा जो है वो पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो mgh इज द ग्रेविटेशनल पी, राइट। तो ये कितना है? 1 सेकेंड में निकालो ना, पर आवर मत निकालो, 1 सेकेंड में। 1.8 गुने 10⁵ kg 1 घंटे में गिरता है पानी, तो 1 सेकेंड में इतना गिरेगा। इतना केजी वाटर का जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mg इंटू इतना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इसका हाफ जो है तुम्हारा, इसका हाफ जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द पावर जनरेटेड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द पावर जनरेटेड। जो ग्रेविटेशनल पी 1 सेकेंड में जो पानी गिर रहा है, पावर जनरेटेड मतलब जितना एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में इतना पानी गिरा, इतना पानी का ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसका आधा जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निकल जाएगा 18 दूनी 36, 2000 और कितना आ जाएगा 2000, ये कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया? ये आ गया 500, 500 पे 2 शून्य और कर लो, 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ 100 वाट बल्ब विच कैन बी लिट इज, एक बल्ब 100 वाट कंज्यूम कर रहा है, तो इतना जो है बल्ब जल जाएगा, यानी कि 1 2 5 125 बल्ब जलेगा भाई, है ना। 1 2, हाँ ठीक है, 125, 125 बल्ब जल जाएगा तुम्हारा, 125 बल्ब जल जाएगा। अब अगेन 122 लिखा है, मतलब ये 9.8 इसको लिया है यार, इसको 9.8 ले लिया है। 9.8 ले लोगे तो एक शून्य हटा के 9.8 कर दो, है ना। 12.5 इंटू 0.8, कर दो, ये आ जाएगा 12.5 इंटू 9.8, 122 ही आएगा फिर। हाँ 122.5 है, तो आधा बल्ब तो होता नहीं है, तो 122 बल्ब भी जलेगा। ठीक है, 122.5 आ रहा तो 122 बल्ब जल जाएगा। ठीक, ये देखो, a person is painting his house wall. He stand on the ladder with a bucket containing a paint in one hand and brush on the other. हाथ से पेंट पकड़ा हुआ है, ब्रूश से पेंट कर रहा है। Suddenly the bucket slips from his hand and falls down on the floor. If the bucket with the paint has a mass of 6 kg and was at a height of 2 meters at the time it slipped,
how much gravitational P lasts together with the paint? इसमें है क्या? 6 इंटू 9.8 इंटू 2, सारा गिर जाएगा तो सारा का सारा ग्रेविटेशनल पी तो लास्ट ही हो जाएगा ना, है? सारा का सारा ग्रेविटेशनल पी लूज कर जाएगा, है कि नहीं? होल ग्रेविटेशनल पी विल गेट लास्ट, नीचे आके गिर जाएगा पेंट भाई, तो कहाँ ग्रेविटेशनल पी बचेगा तुम्हारा? एक 117.6, सारा का सारा लूज कर जाएगा क्या भाई? सारा का सारा पेंट जो है लूज कर जाएगा तुम्हारा, है? ये सारा का सारा लूज कर जाएगा। 118 ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्यों है इन समझ नहीं, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं भाई, जो हाइट पे पेंट गिर जाएगा सब लूज कर जाएगा, तो इसमें मतलब क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, मतलब व्हाई इट इज अ क्वेश्चन आई डोंट नो, मतलब ऑल द पी विल गेट लास्ट, ठीक है, ऑल द पी विल गेट लास्ट, गिर जाएगा नीचे सब सरफेस पे आ जाएगा, तो ऑल द पी विल गेट लास्ट, नो पी विल बी लेफ्ट, खत्म हो गया। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 11 to 20, 11 से 20 कर लिया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 to 30 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, we'll do question number 21 to 30 in next video. Okay, so till then, thank you very much and have a good day.